आज हम लोग हाइड्रोकार्बनों से हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बनों से कैसे हैलो एल्केन्स बनते हैं। हाइड्रोकार्बनों से कैसे हैलो एल्केन्स बनते हैं, उसमें हम एल्केन और एल्कीन द्वारा, एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा और एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया द्वारा हम आपको बताते हैं कि हैलो एल्केन्स का निर्माण होता कैसे है। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला, एल्केनों का मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों का मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा कहने का मतलब बाई फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केनों का मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा कैसे कराते हैं? एल्केनों का मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण कराते हैं तो हमको हैलो एल्केन्स कैसे मिलता है? इसमें ब्रोमिनेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा, आयोडीनीकरण होगा, तो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं, ये जो अपक्रिया आपको हम बता रहे हैं इसमें क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण दोनों लगभग सेम अपक्रियाएं होंगी। तो हम एक बता देते हैं आपको, क्लोरीनीकरण, तो ब्रोमीनीकरण आप लोग कर लेंगे। देखिए, एल्केन का आप क्लोरीनीकरण कर दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हाइलोजन इस एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा, तो एक HCl निकलेगा, बनेगा क्या? CH3Cl। इस क्लोरोमेथेन का फिर से क्लोरीनीकरण कर दीजिए, फिर एक HCl निकलेगा, क्या बना देगा? डाइक्लोरोमेथेन। इस डाइक्लोरोमेथेन का फिर से क्लोरीनीकरण करा दीजिए, एक HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, बनेगा क्या? ट्राइक्लोरोमेथेन। इस ट्राइक्लोरोमेथेन का फिर से हम क्लोरीनीकरण करा देते हैं, एक HCl निकलेगा, बनेगा क्या? टेट्राक्लोरोमेथेन। ध्यान से सुनिएगा, जब एल्केन का हाइलोजनीकरण कराते हैं, जब एल्केन का कैसे हाइलोजनीकरण कराते हैं? मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण कराया जाता है, तो एल्केन्स का मिश्रण, हैलो एल्केन्स के मिश्रण प्राप्त होते हैं। देखिए, एल्केन मेथेन का हमने कराया तो क्लोरोमेथेन मिल गया, फिर इसका कराया तो डाइक्लोरोमेथेन मिल गया, डाइक्लोरोमेथेन का क्लोरीनीकरण कराया तो ट्राइक्लोरोमेथेन मिल गया, फिर इसका कराए तो टेट्राक्लोरोमेथेन मिल गया। तो इसी प्रकार इसको इस अपक्रिया को क्लोरीनीकरण बोलते हैं। इसी प्रकार ब्रोमीनीकरण भी हो जाएगा, मतलब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सेम रिएक्शंस होते हैं। आयोडीनीकरण डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या होता है आयोडीनीकरण में। बाकी ये तो बहुत आसान सा है कि एल्केन का आप क्लोरीनीकरण करा दीजिए तो आपको क्लोरोमेथेन मिलेगा, क्लोरोमेथेन के बाद डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन के बाद ट्राइक्लोरोमेथेन, फिर टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका नाम याद कर लीजिए, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफार्म,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग आयोडीनीकरण की बात करें। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आयोडीनीकरण में होता क्या है। देखिए, जब एल्केन का आयोडीनीकरण कराया जाता है, आयोडीनीकरण कराया जाता है तो बनता क्या है, CH3I प्लस HI। ये जो रिएक्शन होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। कैसी अपक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्यों है? जब इस एल्केन का आयोडीनीकरण कराया जाता है तो एल्किल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है, जो कि ये क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। ये क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है। ये प्रबल अपचायक होता है तो ये जो मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड ये क्या करता है, मेथेन में मेथेन का अपचयन कर देता है। मेथेन में क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। और जब अपचयन होता है मेथेन में तो होता क्या है, दोनों के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है। दोनों के मध्य में क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है या साम्य की अवस्था आ जाती है, साम्य स्थापित कर लेता है। और जब साम्य स्थापित कर लेता है तो करते क्या हैं, हम लोग ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीकारक का। कौन कौन से ऑक्सीकारक लिए जा सकते हैं? कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हैं, HiO3 ले सकते हैं, HiO4 ले सकते हैं। इन ऑक्सीकारक की मदद से हम अपक्रिया को अग्रदिशा में ले जा सकते हैं या अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया से अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे? ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इस हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जब आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में कन्वर्ट हो जाएगी। होगा कैसे? देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। और जब ऑक्सीकरण हो जा रहा है तो उत्क्रमणीय अपक्रिया किसमें बदल जाती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में। इस प्रकार आयोडीनीकरण की क्रिया होती है। ठीक, ये तो हो गया एल्केनों का मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा। इसी में हम अभी तो हम मेथेन की बात करते हैं, हम उच्च एल्केनों की बात करें। उच्च एल्केनों का क्लोरीनीकरण और ब्रोमिनेशन कराएं तब देखते हैं क्या होता है। उच्च एल्केनों की बात करें, CH3 CH2 CH3, इसका क्लोरीनेशन करा दें या ब्रोमिनेशन करा दें तो क्या करेगा, या तो ये जब इस प्रोपेन का क्लोरीनीकरण होगा, इस एल्केन का, उच्च एल्केनों का क्लोरीनीकरण होगा तो दो समावयवी रूप मिलेंगे। दो समावयवी रूप कौन कौन से मिलेंगे? पहला CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये मिलेगा। दूसरा रूप कौन सा मिलेगा? CH3 CH Cl CH3। दोनों एक दूसरे के समावयवी रूप हैं। देखिए, नाम क्या है, 1-क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 2-क्लोरो प्रोपेन। यही स्थान हटा दीजिए, 1 और 2 हटा दिए। देखिए, क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन, अंतर कहाँ है, दोनों के स्थान में अंतर है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के कौन से समावयवी रूप हैं, स्थान समावयवी। कौन से समावयवी रूप है, स्थान समावयवी रूप है। तो 1-क्लोरोप्रोपेन बनाएगा और 2-क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। अब देखिए,
हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन की जो दर है, विस्थापन की जो दर है, देखिए ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है ये 1 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री। ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये जो इसके बनने की दर 45% है, इसका 55% है। ये बताने का हमारा केवल इतना मकसद है कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होता है तो सबसे ज़्यादा सरलता से जो होता है, सबसे सरलता से जो विस्थापन होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का होता है। किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन जो सरलता पूर्वक होता है सबसे ज़्यादा किस डिग्री में होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु होता है। उससे कम किस में होता है? 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु में। और सबसे कम किस में होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु में। कहने का मतलब किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का होता है, और सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का होता है। तो देखिए उच्च एल्केनों का जब हम हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराते हैं, सामान्यतः क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की क्रिया होती है, तो दोनों एक दूसरे के समावयवी रूप होते हैं। और हाइड्रोजन परमाणुओं की विस्थापन की बात करें तो 3 डिग्री वाले का सबसे ज़्यादा होता है और 1 डिग्री वाले का सबसे कम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गया एल्केनों के मुक्त मूलक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब हम एल्कीनों का पढ़ते हैं। दूसरा एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया द्वारा, योगात्मक अपक्रिया द्वारा। सब लोग याद रखिए, एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया द्वारा। हम कहने का मतलब रिएक्शन कराते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr क्या बना लेगा? CH3 CH2 Br। ये एल्कीन है, ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। जब इसका योग कराते हैं तो क्या बनता है? ब्रोमो एथेन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार हम कोई और क्रिया देखें। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI क्या बना लेगा? CH3 CH2 I बना देगा। क्या बना देगा? आइडो एथेन। इसी प्रकार Cl के साथ अपक्रिया करा दीजिए, वो भी ये बनाएगा, क्लोरोएथेन बना देगा। ये जो एल्कीन है सिमेट्रिकल है, सममित है। कैसा एल्कीन है? ये सममित है। सपोज करिए हम असममित एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएं, तब क्या होगा? तब हम लोग एक नियम पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या पढ़ते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता क्या है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब असममित एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग द्विबंध कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। जैसे
हम लोग लिखते हैं मार्कोनिकाप के नियम के अनुसार। क्या करते हैं, सबसे पहले मार्कोनिकाप का नियम या मार्कोनिकाप रूल कहता है कि सबसे पहले जो हम एल्कीन लेते हैं असममित एल्कीन लेते हैं। कैसा एल्कीन लेते हैं, असममित। कभी भी सममित एल्कीन पर ये रूल लागू नहीं होता, हमेशा किस पे लागू होता है, असममित एल्कीन पे। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कैसा एल्कीन है, असममित एल्कीन है। इस पर हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करा दीजिए, हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करा दीजिए। तो मार्कोनिकाप का नियम कहता है कि जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराएंगे तो हाइड्रोजन हाइलाइड का जो ऋण भाग होगा, इन दोनों में ऋण भाग कौन है, Br ब्रोमाइड, और ये क्या हाइड्रोजन H+ और ये क्या है Br-, ये इसका ऋण भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। इन दोनों में देखिए अब द्विबंध इन्हीं दोनों कार्बनों के मध्य में लगा हुआ है, तो एक इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो Br कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। देखिए तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH Br CH3 CH3। हमेशा याद रखिएगा कभी भी सममित एल्कीनों पर मार्कोनिकाप का नियम लागू नहीं होता है। इसकी पहली कंडीशंस है कि जो भी एल्केन लिया जाए वो एल्कीन असममित होना चाहिए। कैसा एल्कीन होना चाहिए, असममित एल्कीन के ऊपर ही मार्कोनिकाप का नियम लागू होता है और दूसरे के ऊपर मार्कोनिकाप का नियम लागू नहीं होता है, पहली चीज़। अब मान लीजिए हम किसी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में ये अपक्रिया कराएं, तब क्या होगा, देखिए हम कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। हम कार्बनिक पराक्साइड ले लें, कार्बनिक पराक्साइड जैसे बेंजोइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड, इसका सूत्र होता है C6H5CO C6H5। बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराएं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, मार्कोनिकाप के नियम का जस्ट उल्टा होता है। होता क्या है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2+ HBr किसकी उपस्थिति में करा दें, पराक्साइड की उपस्थिति में। जब पराक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br, इसी को बोलते हैं खायरेस प्रभाव या इसी को बोला जाता है पराक्साइड प्रभाव। यह अपक्रिया किसके, खायरेस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव के कारण यह अपक्रिया होती है, या इसी को कहते हैं खायरेस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। ये मार्कोनिकाप के नियम का उल्टा होता है, ये एंटी मार्कोनिकाप रूल होता है। और एंटी मार्कोनिकाप रूल में कौन सा इफेक्ट काम करता है, खायरेस इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट। होता क्या है कि HBr का जो योग होता है मार्कोनिकाप के नियम के जस्ट उल्टा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो अपक्रिया होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मार्कोनिकाप का नियम। लेकिन जब खायरेस प्रभाव की बात करते हैं तो ये मुक्त मूलक योग अपक्रिया होता है। कैसा होता है, मुक्त मूलक योग अपक्रिया होता है। इसको याद रखिएगा, कैसी अपक्रिया होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि को फॉलो करता है।
जब कब पराक्साइड की उपस्थिति में। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये जब भी पराक्साइड की उपस्थिति हो जाएगी तो हमेशा HBr के ही साथ योग करेगा, कभी भी ना तो HCl के साथ करेगा और ना HI के साथ करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, देगा कौन, पहली बात तो याद रखिए, मार्कोनिकॉफ का नियम किस एल्कीन पर लागू होगा, ऐसे एल्कीन पर लागू होगा जो असममित एल्कीन हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैसा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। क्यों होता है, इन खायरेस प्रभाव पराक्साइड प्रभाव के कारण होता है। इस यदि खायरेस प्रभाव पराक्साइड प्रभाव की बात करें तो ये भी हमेशा असममित एल्कीनों पर लागू होता है, इस पे असममित एल्कीन हो, और हमेशा HBr हाइड्रोजन हाइलाइड में केवल HBr के साथ अपक्रिया करता है, और इसकी जो क्रियाविधि होती है मुक्त मूलक अपक्रिया होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ये अपक्रिया संपन्न होती है, ठीक। कभी भी HCl और HI के साथ ये क्रिया नहीं होगी, या खायरेस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब हम एक टॉपिक छोटा सा इसमें और है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एलिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है। एलाइलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक प्रतिस्थापन। एलिलिक प्रतिस्थापन, एलिलिक प्रतिस्थापन। एलिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है, सब लोग जानते होंगे कि एलिलिक प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। होता क्या है कि ऐसा एल्कीन जिसमें एलिलिक कार्बन से या एलिलिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसे कहते हैं एलिलिक प्रतिस्थापन। इसके लिए एक शर्त लागू होती है कि पहली चीज़ टेम्परेचर, किसकी बात करता है, टेम्परेचर की बात करता है। टेम्परेचर हमेशा ये अपक्रिया उच्च ताप पर होती है। दूसरा, या तो NBS के साथ अपक्रिया करा दिया जाए तब एलिलिक प्रतिस्थापन होगा, या सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करा दिया जाए तब एलिलिक प्रतिस्थापन होगा। देखिए एलिलिक प्रतिस्थापन में होता क्या चीज़ है, एलिलिक प्रतिस्थापन में कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 हमेशा उच्च ताप की मैं बात कर रहा हूं। उच्च ताप का मतलब लगभग इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तब एलिलिक प्रतिस्थापन होता है। एलिलिक प्रतिस्थापन तब होगा। ये देखिए ऐसा एल्कीन है जो उच्च ताप पर एलिलिक प्रतिस्थापन करता है। कैसे करता है, देखिए एलिलिक प्रतिस्थापन का मतलब एलिलिक हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इतने टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये क्या बन गया, एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड बन गया ना। एलिल मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और प्रतिस्थापित करके क्या बनाता है, एलिल क्लोराइड बनाता है। कहने मतलब एक HCl क्या होता है, निकल जाता है। एक HCl क्या होता है, निकल जाता है। अब हम दूसरी देखते हैं। हम आपको बताएं दो के साथ अपक्रिया कर दी, एक NBS जान लीजिए NBS क्या होता है।
NBS। इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। दूसरा होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। अब हम इस एल्कीन की अपक्रिया एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड से कराते हैं, NBS के साथ कराते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 ONBr, इसी को बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। अब क्रिया करेगा, ये क्या करेगा, ये Br, ये हाइड्रोजन इस एलिल हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और क्या बना लेगा, एलिल ब्रोमाइड बना लेगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br प्लस CH2 NH, क्या हो गया, एन सक्सीनिमाइड बन गया। ये क्या बन गया, एलिल ब्रोमाइड। याद रखिएगा कि एलिल प्रतिस्थापन उच्च ताप पर या तो होगा या एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड के साथ अपक्रिया करा दें या सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करा दें। दूसरा देखिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस SO2Cl2। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। देखिए कैसे करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl प्लस HCl, क्या बना लिया, एलिल क्लोराइड बना लिया। तो कहने का मतलब इस प्रकार हाइड्रोकार्बनों से हाइलो एल्केन्स का निर्माण होता है, एल्केन्स द्वारा इस प्रकार हम लोग हाइलो एल्केन्स बनाते हैं। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।